हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब सीरीज़ में, जिसका कि नाम है एनपीएस के नोटिफिकेशन डेट 23/9/2021 का जो नोटिफिकेशन आया था उस पर एक सीरीज़ बनाई जा रही है, जिसमें कि सारे रूल्स के बारे में कवर किया जाएगा। एनपीएस में जो ग्रेजुएटी मिलती है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें ये वीडियो का थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 5 में, जिसमें कि रूल नंबर कवर होंगे 22 से लेकर 33 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और एक बार और बता दूं कि अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं और अगर आप न्यू एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और जो लोग किसी एलडीसी या जीडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर 5 की बात करेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है रेगुलेशंस ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी। जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी होती है उसका क्या रेगुलेशंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 22 नंबर से लेकर 33 तक कवर किया जाएगा। वीडियो में भी स्लाइटली लॉन्ग, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन विल ट्राई टू थोड़ा सा कम समय में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी क्या होती है? तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी उसको बोला जाता है जो एक सुपर एन्युएशन पे एक एम्प्लॉय के रिटायर होने की कंडीशन में जो उसको ग्रेजुएटी मिलती है वो रिटायरमेंट। और डेथ ग्रेजुएटी जब उसकी किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो ग्रेजुएटी मिलती है वो डेथ ग्रेजुएटी मिलती है। और इनका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है उसका आगे चर्चा करेंगे हम लोग, किसमें डेथ में कितना होता है और रिटायरमेंट में कितना होता है। और एक बार और ये बता दूं कि मैं जो ग्रेजुएटी मिलती है जो एक प्रकार से एक एम्प्लायर के द्वारा एम्प्लॉय को एक बख्शिश के रूप में या फिर ऐसा बोला जाए कि उसे एज ए गिफ्ट के रूप में ये पैसा दिया जाता है। इसका एम्प्लॉय के सेविंग से या एम्प्लॉय के से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एम्प्लायर के द्वारा उसे एज ए अवार्ड के तौर पर ये दिया जाता है, जिसका कैलकुलेशन क्या रहेगा वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें 22 में दिया है कि हु हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, जो अगर 5 साल कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस कर लेता है तो उसको वो ग्रेजुएटी लेने का हकदार हो जाता है। या फिर रिटायर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, जो 60 ईयर या 62 ईयर जो भी रिटायरमेंट की कंपलसरी रिटायरमेंट की एज रहती है उसको उस पे एज में। या फिर अगर वो इनवैलिडेट हो जाता है, मतलब कुछ मेंटली या बॉडीली उसको इन्फर्मिटी आ जाती है जिसके कारण कि वो आगे अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उस कंडीशन में उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। और इनवैलिड के होने की कंडीशन में भी उसे जो ग्रेजुएटी मिलती है उसे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के नाम से ही जाना जाता है। तो रिटायर या सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि रिटायर होता है या रिटायर कर दिया जाता है इन एडवांस द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। जो उसकी 60 ईयर की एज थी, सुपर एन्युएशन की एज थी, उससे पहले ही अगर उसको रिटायर कर दिया जाता है या वो रिटायर हो जाता है तो ये जो रिटायरमेंट का जो मतलब ग्रेजुएटी का जो बेनिफिट का रहता है वो 56 फंडामेंटल रूल FR 56/1922 के अनुसार उसे दिया जाता है। या रूल नंबर 12 जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उनके लिए इसके बारे में ये रूल नंबर 12 के अनुसार उसे ये जो फैसिलिटी दी जाती है, जो ग्रेजुएटी की फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि किस FR के अनुसार उसे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दी जा सकती है। तो FR 56 है या फिर एनपीएस के अनुसार रूल नंबर 12। या फिर थर्ड नंबर में अगर मान लो वो एम्प्लॉय डिक्लेयर सरप्लस, अगर किसी मतलब सपोज एक किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है और वर्कशॉप अगर वो क्लोज हो जाता है, क्लोजर हो जाता है, तो उस समय में क्या होता है कि वो जो जितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो सारे सरप्लस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और अगर वो चाहें तो उनको दूसरे किसी यूनिट में भेजा जा सकता है। और अगर वो उनमें से कोई चाहे कि वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है तो वो ही कैन ऑप्ट फॉर स्पेशल वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। इसके अनुसार वो अपने लिए रिटायरमेंट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकता है और उस कंडीशन में जो उसे बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का, वो इस कंडीशन में भी उसे मिलेगा, उसको रिटायरिंग ग्रेजुएटी उसे बोला जाएगा। तो उस समय वो रिटायरमेंट ले सकता है या फिर दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में उसे रीडिप्लॉयमेंट किया भी जा सकता है। इसका 4 नंबर देखते हैं। ऑन हैज़ बीन परमिटेड टू ऑब्जर्व, या फिर अगर वो कहीं दूसरी सर्विस या पोस्ट पे अंडर कॉरपोरेशन या ऐसी कोई कंपनी, जैसे कि अगर DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसमें अगर जाना चाहता है, उसमें ऑब्जर्व हो जाता है जाके, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है कि कंपनी में होली या
सब्सटेंटिवली ओन, जो ऐसी कोई कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीटली होली या फिर सब्सटेंटिवली अगर उसको ओन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय जाके ऑब्जर्व होता है, मतलब वहाँ पर जाके उस कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी इक्वल टू, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी वो रहेगी 1/4 ऑफ हिज इमोल्यूमेंट। 1/4 जो उसका 1/4 महीने का जो इमोल्यूमेंट आता है 1/4 फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ। हर एक उसकी पूरी सर्विस को देखा जाएगा कि कितने 6 महीने में डिवाइड करेंगे उसको। मान लो उसने 25 ईयर सर्विस की, तो 25 ईयर मतलब 50 हाफ ईयर के, मतलब 6 महीने के उसके 50 स्पेल हो जाएंगे। तो 50 स्पेल के अनुसार उसे 1/4 ऑफ हिज इमोल्यूमेंट, महीने का जो इमोल्यूमेंट रहेगा उसका 1/4 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे, और भी जो अमाउंट आएगा उसको क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा वो 16.5 से टाइम से ज़्यादा इमोल्यूमेंट का नहीं रहेगा। मतलब अगर इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर उसका बेसिक 1 लाख इमोल्यूमेंट 1 लाख रुपये आता है, तो 1 लाख रुपए का अगर उसका रिटायरमेंट ग्रेजुटी निकालेंगे तो 16.5 लाख रुपए, 16.5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होगा, 16.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी का मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो 20 लाख होता है, उससे ज़्यादा उसे ग्रेजुटी नहीं मिलती है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये भी एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि 16.5 टाइम्स से ज़्यादा इमोल्यूमेंट नहीं रहेगा, और जो रहेगा कैलकुलेशन रहेगा 1/4 ऑफ हिज इमोल्यूमेंट पर मंथ का जो इमोल्यूमेंट आता है उसका 1/4 फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ के लिए। अब देख लें कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कंडीशन में अगर डाई होता है इन सर्विस एंड उसको जो डेथ ग्रेजुटी मिलेगी वो शैल बी पेएबल इन मैनर इंडिकेटिंग सब रूल नंबर 1 ऑफ 24 का 1 नंबर जो रहेगा हम उस पर पढ़ेंगे, उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस पर जान चाहेंगे। जब 24 पे आएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेबल। अब टेबल में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और रेट ऑफ डेथ ग्रेजुटी। अगर उसने क्वालिफाइंग सर्विस उसकी लेस देन 1 ईयर है, मान लो 9 महीने सर्विस की, तो उसको जो ग्रेजुटी में जो मिलेगी वो 2 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स की मिलेगी, डबल जस्ट मिलेगी। और 1 साल से लेके अगर लेस देन 5 ईयर अगर है तो उसको 6 टाइम्स मिलेगी। 5 ईयर एंड लेस देन 11 ईयर अगर है तो 12 टाइम्स मिलेगी, और 11 ईयर और मोर बट लेस देन 20 ईयर, 11 साल से लेके 20 साल तक अगर सर्विस है तो 20 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट मिलेगा। और अगर 20 ईयर्स एंड अबो है, उससे ज़्यादा की अगर सर्विस है, तो उसको हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, ये डेथ ग्रेजुटी के बारे में, 6 मंथ फॉर क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी या फिर जो डेथ ग्रेजुटी अंडर दिस रूल शेल इन नो केस एक्सीड 20 लाख। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो अमाउंट रहेगा 20 लाख से ज़्यादा, अगर कैलकुलेशन में उससे ज़्यादा आता है तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख ही मिलेगा। अगर कम आता है तो कम मिलेगा, जो भी विच एवर इज लेसर, जो भी कम रहेगा वो मिलेगा। तो ये था टेबल के अनुसार। लेकिन इसमें कुछ प्रोवाइडेड दिए हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द, जहाँ पर अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी इज फाइनली कैलकुलेटेड, जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा अगर वो राउंडेड ऑफ, जैसे कि 50 पैसे के फ्रैक्शन ऑफ रुपीज़ में अगर आता है तो उसको राउंडेड ऑफ नेक्स्ट हायर रुपीज़ मान लिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा राउंडेड ऑफ नेक्स्ट हायर रुपीज़ जो भी रहेगा उसके वो कैलकुलेट माना जाएगा। एलिमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी अंडर द रूल शेल रिकॉन इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर ऑफ 6, रूल नंबर 6 के अनुसार उसे, इसी का जो रूल नंबर 6 है उसके अनुसार जो है इमोल्यूमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा, जो एडमिसिबल रहेगा वो। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इमोल्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन रिड्यूस, अगर वो जो इमोल्यूमेंट सर्वेंट का रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, जो सर्विस के लास्ट 10 मंथ रहेंगे उसमें अगर किसी कारण से रिड्यूस हो जाता है आपकी सर्विस, अदरवाइज देन द पेनल्टी को छोड़कर किसी और कारण से अगर रिड्यूस होता है तो एवरेज इमोल्यूमेंट का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो रूल नंबर 7 के अनुसार किया जाएगा। अब ये रूल नंबर 7 क्या है, मेरी पहले वाली वीडियो में इसके बारे में दिया गया, मैंने उसको उस पर डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, आप रूल नंबर 7 का पता चल जाएगा। अब इसमें भी दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दिया है कि दैट द डियरनेस अलाउंस एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या फिर डेथ पे जो डियरनेस अलाउंस रहेगा
द केस उसे भी जो है एमोल्यूमेंट के कैलकुलेशन में ट्रीट किया जाएगा। इसमें 4 नंबर है कि जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि हु हैज़ बिकम एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है और डाई विद इन 5 ईयर, और विद इन 5 ईयर में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंक्लूडिंग कंपलसरी रिटायरमेंट, उसमें चाहे वो कंपलसरी रिटायर हुआ हो एज ए पेनल्टी के तौर पर उसे कंपलसरी रिटायरमेंट भी दिया हो, अगर उस 5 साल के भीतर उसकी डेथ हो जाती है तो द सम रिसीव्ड बाय हिम, जो उसने ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव किया था एट द टाइम ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ सच एन्यूटी अंडर एनपीएस का जो सिस्टम था, एनपीएस में जो उसे ग्रेजुटी मिली थी और उसमें जो उस एन्यूटी का जो अमाउंट मिला था, इफ़ एनी टुगेदर इंटायर ग्रेजुटी एडमिसिबल, जो भी उसे ग्रेजुटी मिल रही थी, नॉट लेस देन द इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट, जो 12 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम अमाउंट मिला था तो उसको रेसिड्यूरी ग्रेजुटी जो भी डिफरेंस आएगा उसका वो उसे पेड किया जाएगा इन द सब रूल नंबर 1 ऑफ 24 का 1 जो रहेगा सब रूल उसके अनुसार। मतलब ये है कि कम से कम उसको 12 टाइम्स उसका एमोल्यूमेंट के हिसाब से उसे ग्रेजुटी, अगर उससे कम मिला है तो उसे रेसिड्यूरी ग्रेजुटी मिलेगी अगर मान लो उसने 5 ईयर डाई होता है विद इन 5 ईयर की सर्विस, 5 ईयर में। ठीक है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस रूल 23, 24, 25, 26 में फैमिली के बारे में दिया है कि क्या फैमिली को क्या किस तरह डिफाइन किया जाएगा। अब इसमें दिया हुआ कि वाइफ या वाइफ्स, सबसे पहला राइट किसका बनता है, ये जो सीक्वेंस दिया है ये इस पर सीक्वेंस वाइज प्रियोरिटी वाइज सीक्वेंस दिया। पहले नंबर पे आ जाएगा वाइफ, अगर वाइफ है तो सबसे पहला राइट वाइफ का बनता है। वाइफ और वाइफ्स, एक से ज़्यादा वाइफ है इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और वाइफ्स, इन केस ऑफ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी वाइफ रहेगी ऑब्वियसली, और अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका हस्बैंड रहेगा इंक्लूडिंग जुडिशरी सेपरेटेड, जो जुडिशरी अलग हो चुके हैं मतलब तलाकशुदा हुए हैं, इन केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड सन्स इंक्लूडिंग स्टेप सन या स्टेप अडॉप्टेड सन, जो भी स्टेप सन रहेगा या फिर अडॉप्टेड सन उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, और अनमेरिड डॉटर अगर कोई है तो स्टेप डॉटर हो चाहे अडॉप्टेड डॉटर हो, अनमेरिड है तो उसे, और विडो या फिर डाइवोर्स डॉटर, ये 5 जो रहेंगे इसको एक साथ में माना गया है। तो विडो या फिर डाइवोर्स डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर या एडॉप्टेड डॉटर। वहीं 6 नंबर से लेके बाकी के जो 9 नंबर तक रहेंगे 10 नंबर तक, उसके लिए उसको एक कैटेगरी में माना गया है। या फिर उसके बाद अगर ये तो प्राइमरी फैमिली मान सकते हैं, उसके बाद में ये सेकेंडरी आ जाएगा। फादर इंक्लूडिंग एडॉप्टिव फादर पेरेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज पर्सनल लॉ परमिट एडॉप्शन, जिसका पर्सनल लॉ एडमिट करता परमिशन देता है कि आप मतलब एडॉप्टिव पेरेंट एडॉप्ट कर सकते हो, तो उसके लिए मदर इंक्लूडिंग एडॉप्टिव पेरेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल केस पर्सनल लॉ उसको अलाउ करता है। तो ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, भाई उसका अगर 18 ईयर से कम एज का है या फिर स्टेप ब्रदर है तो, अनमेरिड सिस्टर या विडो सिस्टर है इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, मैरिड डॉटर्स अगर उसकी है तो उनको उसका नंबर आएगा 10th नंबर पे, और 11th पे आ जाएगा चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिकेशन, पहले से अगर उसका लड़का जो कि एक्सपायर्ड हो चुका था उसका अगर लड़का है, मतलब अगर देखा जाए तो उसका जो नाती ग्रैंड सन, तो उसको अगर मान लो उसका सन प्रीडिकीज हो गया तो उसका जो लड़का रहेगा ग्रैंड सन वो 11 नंबर पे। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन कैलकुलेटिंग और लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन ऑफ ईयर जो रहेगा, अगर मान लो 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको 6 मंथ उसको क्वालिफाई माना जाएगा, उसको एज ए रिकॉन किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 6 मंथ। डेथ ग्रेजुटी शेल ऑल्सो भी एडमिसिबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे सर्वेंट हु कमिट सुसाइड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय ने सुसाइड किया है तो क्या उसे डेथ ग्रेजुटी मिलेगी, तो यस ही इज़ एलिजिबल फॉर डेथ ग्रेजुटी इधर इट कमिट सुसाइड और नेचुरल डेथ। इसमें नॉमिनेशन के बारे में 23 नंबर में दिया हो कि एक एम्प्लॉय का जो नॉमिनेशन होता है वो किस रूल के मतलब उसका रेगुलेशन किया जाता है। तो एक एम्प्लॉय है जो कि जब ज्वाइन करता है इनिशियली इंफॉर्मेशन जो अपनी भरता है सर्विस बुक में या सर्विस रिकॉर्ड में, तो उस समय वो फॉर्म नंबर 2 भरता है जिसमें कि वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन का नॉमिनेशन देता है फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी, जिसका कि रूल नंबर 22 में
दिया गया है जो जिस हिसाब से नाम थे वो। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दैट दिया है कि इफ द एट द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन करते समय अगर जो नॉमिनेशन रहेगा वो नॉमिनेशन करते समय क्या कंडीशन थी, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रहेगा। पहली कंडीशन देख लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ ए फैमिली। अगर कोई एम्प्लॉई है जो उसने ज्वाइन किया रेलवे और उसकी उस समय उसकी फैमिली थी, मतलब ही वॉज मैरिड। अगर वो मैरिड था तो डेफिनेटली उसका फर्स्ट जो नाम रहेगा वो वाइफ का रहेगा। एंड नॉमिनेशन शेल नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अदर देन द फैमिली। उसकी फैमिली के अलावा किसी और व्यक्ति का नाम उसमें नॉमिनेशन में नहीं रहेगा, अगर उसकी फैमिली है तो। अगर एम्प्लॉई है उसकी फैमिली नहीं है, मान लो फैमिली नहीं है मीन्स उसका जो पीछे फैमिली की डेफिनेशन दिए थे उसके अनुसार नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो तो एक या एक से ज़्यादा पर्सन का नाम दे देगा जो कि उसके इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो, मतलब उससे संबंधित हो या नहीं हो, उसके नाम भी दे सकता है, कोई दोस्त का दे सकता है, कोई रिलेटिव, कोई अदर देन फैमिली का भी नाम एक से ज़्यादा का दे सकता है, बशर्ते उनका परसेंटेज उसमें लिखना पड़ेगा कि 20% इसको, 50% इसको या 30% इसको। इस टाइप से उसे ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। और जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट नॉमिनेट करता है मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन अगर उसने नॉमिनेट किए हैं इन सब रूल नंबर 1 के अनुसार, ठीक है, इट शैल बी स्पेसिफाई इन द नॉमिनेशन अमाउंट ऑफ शेयर पेएबल। जो पेएबल शेयर है उसका परसेंटेज उसे नॉमिनेट करना पड़ेगा अंडर द एंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। और जो ग्रेजुटी का अमाउंट रहेगा 100% कैलकुलेशन आना चाहिए। मान लो 3 लोगों के नाम दिए तो तीनों का जो परसेंटेज शेयर रहेगा वो 100% होना चाहिए। 20%, 20% एंड 60% या 30%, 30% एंड 40%, ये पूरा जो 100% कैलकुलेशन उसका हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 30%, 30% और 30% दे दिया, बाकी जो 10% है वो छूट गया। इस टाइप से मतलब उसका 100% शेयर उसका डिवाइड होना चाहिए। एक गवर्नमेंट सर्वेंट में प्रोवाइड इन नॉमिनेशन में क्या प्रोवाइड कर सकता है, पहली चीज़, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड नॉमिनी, कोई स्पेसिफाइड नॉमिनी है हु प्रीडिक्स, जो कि हु प्रीडिक्स द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि प्रीडिक्स गवर्नमेंट सर्वेंट था, या फिर डाई आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर मर जाता है कब, आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होने के बाद, बट बिफोर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। मतलब इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि एक एम्प्लाई है जिसका कि जिसने उसने जो नॉमिनी का नाम जो दिया था उसकी नॉमिनी की डेथ हो गई, ये गवर्नमेंट जो सर्वेंट था उसकी डेथ होने के बाद, लेकिन ये जो ग्रेजुटी का अमाउंट मिलना चाहिए था उसे मिले बिना ही उसकी डेथ हो गई। मतलब उस ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव किए बिना उसकी डेथ हो गई, पहले ही डेथ हो गई उसकी। द राइट कन्फर्ड ऑन दैट नॉमिनी शेल पास सच अदर पर्सन में बी स्पेसिफाइड इन द नॉमिनेशन। तो उसका जो अमाउंट परसेंटेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जो रहेगा उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये नहीं कि उतना परसेंट लैप्सेज हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली वो दैट विल बी कन्फेयर टू द अनदर पर्सन। अब इसमें दिया है प्रोवाइडेड दैट कि इफ़ द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, जब नॉमिनेशन कर रहा था गवर्नमेंट एम्प्लाई सर्वेंट हैज़ अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मेंबर, उसकी फैमिली में एक से ज़्यादा अगर फैमिली मेंबर है तो वो जो स्पेसिफाई करेगा, द पर्सन शेल स्पेसिफाई नॉट बी ए पर्सन अदर देन फैमिली मेंबर। तो जो 2 लोगों के नाम देता है या अगर 3 लोगों के नाम देता है तो वो तीनों फैमिली मेंबर ही रहेंगे, फैमिली मेंबर के अलावा दूसरा मेंबर नहीं दे सकता है वो। अगर उसकी फैमिली में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मेंबर, एक से ज़्यादा अगर मेंबर हैं तो जो 2 भी नाम देगा तो वो दोनों फैमिली मेंबर के ही रहेंगे, थर्ड पर्सन का नाम नहीं दे सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दिया हुआ है कि अगर मान लो रेलवे सर्वेंट हैज़ ओनली 1 मेंबर इन इस फैमिली, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है, मान लो सिर्फ एम्प्लाई है उसका और कोई नहीं, सिर्फ उसकी मदर अकेली है, तो उस कंडीशन में जो नॉमिनेशन रहेगा वो उसकी मदर का तो देगा ही देगा, और मदर के अलावा उसे जो अल्टरनेट नॉमिनेशन देगा वो कोई भी पर्सन का दे सकता है इंडिविजुअली, चाहे वो उससे संबंधित हो या नहीं हो, उसका दोस्त का दे सकता है या किसी और का व्यक्ति का भी नाम वो दे सकता है। लेकिन अगर उसकी फैमिली में मान लो मदर और उसका एक छोटा भाई है तो जो नाम देगा वो मदर और छोटे भाई के अलावा तीसरे का नाम नहीं दे सकता है, मतलब अदर देन फैमिली नहीं दे सकता। लेकिन इसमें वो अदर देन फैमिली का नाम भी दे सकता है। एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन शेल बिकम इनवैलिड इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी प्रोवाइडेड देयर इन। जो एक कंटिजेंसी मतलब एक आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति जो आ जाती है उस कंडीशन में अगर कोई इनवैलिड हो जाता है तो दैट द नॉमिनेशन शेल बिकम इनवैलिड, तो जो नॉमिनेशन उसने दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा, उसका अलग कंडीशन दी हुई उसके अनुसार।
द नॉमिनेशन मेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका नंबर 4 देख लेते। नॉमिनेशन मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर नॉमिनेशन दिया, हैज़ नो फैमिली, उसकी फैमिली नहीं थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट, मतलब नॉमिनेशन करते समय उसकी फैमिली नहीं थी। या फिर नॉमिनेशन मेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द सेकंड प्रोविजन ऑफ क्लास 1 का जो सेकंड प्रोविजन है इसके अनुसार मतलब इनवैलिड हो गया, तो क्या होगा, वेयर ही हैज़ ओनली वन मेंबर इन हिज फैमिली, अगर उसकी सिर्फ एक ही फैमिली है, शेल बिकम इनवैलिड इन द इवेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी अगर इनवैलिड हो जाता है तो सब्सिक्वेंटली एक्वायरिंग अ फैमिली एंड एडिशनल मेंबर इन द फैमिली एज द केस में बी, और उसके बाद अगर वो कोई फैमिली एक्वायर करता है या एडिशनल मेंबर उसमें ज्वाइन होता है तो उस कंडीशन में द केस में भी केस क्या हो सकता है जो रहेगा उसके अनुसार जो है उसका मतलब नॉमिनेशन कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है 5 नंबर में कि गवर्नमेंट सर्वेंट में एट एनी टाइम, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एनी टाइम कैंसिल द नॉमिनेशन, अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर सकता है बाय सेंडिंग अ नोटिस इन राइटिंग में, एक नोटिस देगा हेड ऑफिस को और उसके साथ साथ अपना वो जो कैंसिल करना है उसके कैंसिलेशन के लिए दिख देगा। प्रोवाइडेड दैट एज लॉन्ग एज सच नोटिस, जैसे ही ये लॉन्ग नोटिस जो नोटिस उसे मिलेगा द फ्रेश नॉमिनेशन, उसके अनुसार उसे अगर उसको कैंसिल किया तो दूसरा उसे देना पड़ेगा। इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ नॉमिनी के डेथ होने के तुरंत पश्चात इन रेस्पेक्ट ऑफ होम नो जिसके कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, जिस नॉमिनी के अनुसार नॉमिनी के लिए कोई अगर स्पेशल प्रोविज़न नहीं है नॉमिनेशन अंडर द रूल क्लास 1 ऑफ रूल नंबर 5, जो काला ये इसमें जो पहला नंबर था उसके अनुसार अगर कोई स्पेशल जो उसका प्रोविज़न नहीं है, या फिर ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ऐसा कोई इवेंट हो जाता है बाय पर्सन ऑफ विच द नॉमिनेशन, ऐसा कोई जिसमें कि नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाता है, टू परसुइन द क्लास जो सेकंड दिया हुआ इसके अनुसार। अब सब रूल नंबर 3, द गवर्नमेंट सर्वेंट सेल सेंड, गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहेगा वो एक कॉपी भेजेगा हेड ऑफिस को राइटिंग में कि कैंसिलेशन द नॉमिनेशन टुगेदर, और साथ साथ जो फ्रेश नॉमिनेशन रहेगा वो उसमें करके हेड ऑफिस को देगा। इसमें दिया हुआ 7 नंबर का ए देख लेते हैं कि जो हर एक जो नॉमिनेशन बनाया जाएगा इंक्लूडिंग एवरी नोटिस ऑफ कैंसिलेशन, जो भी कैंसिलेशन का नोटिस उसने दिया है राइटिंग में तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अनुसार जो दिया जाएगा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को शेल सेंड टू द हेड ऑफिस, वो कॉपी उसकी हेड ऑफिस को भेज दी जाएगी। और जब हेड ऑफिस से जब उसको ऐसा नॉमिनेशन का राइटिंग में उसे मिलेगा तो इमीडिएटली क्या करेगा, वेरीफाई करेगा उसके नॉमिनेशन को कि जो जिसका नाम दिया है वो उसका फैमिली मेम्बर है या नहीं है उसके अनुसार, और उसके बाद में क्या करेगा वो उसके बाद एक या एक से अधिक अगर फैमिली मेम्बर का नाम देता है तो वो उसकी इंक्वायरी करने के बाद में हेड ऑफिस सेल देयर आफ्टर काउंटर साइन, उस पर अपने काउंटर साइन करेगा नॉमिनेशन का जो फॉर्म था उस पर, और डेट ऑफ रिसीव डालेगा किस डेट को उसने रिसीव किया, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर कुछ ऐसा इशू अराइज होता है तो उस कंडीशन में डेट और रिसिप्ट को ही उसका माना जाएगा कि उस कब से उसने नॉमिनेशन चेंज किया। प्रोवाइड डेट भी दिया है कि हेड ऑफिस में अथोराइज, हेड ऑफिस जो रहे हेड ऑफिस का जो बॉस मतलब ब्रांच ऑफिसर रहेगा वो चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट गजेटेड ऑफिसर को इसके लिए काउंटर साइन के लिए नॉमिनेट कर सकता है फॉर नॉन गजेटेड सर्वेंट के लिए। सुटेबल एंट्री रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन, जो भी सुटेबल एंट्री रहेगी नॉमिनेशन की वो सर्विस बुक में की जाएगी। एंड एवरी नॉमिनेशन मेड या एवरी कैंसिलेशन, जो भी नॉमिनेशन किया या कैंसिलेशन किया टू एक्सटेंड इट इज़ वैलिड टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव बाय द हेड ऑफिस, जो भी डेट रहेगी वो कब से माना जाएगा जब उसने रिसीव किया हेड ऑफिस ने तब से। अ पर्सन टू होम ग्रेजुएटी इज पेएबल, 24 में दिया है कि कौन पर्सन है जिसके लिए ग्रेजुएटी जिसको ग्रेजुएटी दी जाएगी। तो 1 का ए देख लेते हैं, द ग्रेजुएटी पेएबल अंडर रूल फंडामेंटल अंडर रूल 22 का जो रूल है उसके अनुसार शेल बी पेड टू द पर्सन, या फिर पर्सन एक या एक से ज़्यादा पर्सन है उनको राइट रिसीव टू ग्रेजुएटी कॉन्फेयर मीन्स बाय नॉमिनेशन अंडर द 23 के अनुसार जो उसने नॉमिनेशन किया उसके अनुसार उसे एक या एक से अधिक पर्सन को ग्रेजुएटी पेएबल रहेगी। बी में दिया है कि इफ़ देयर इज़ नो नॉमिनेशन, अगर कोई ऐसा नॉमिनेशन नहीं है या फिर जो नॉमिनेशन दिया है वो अगर नहीं है मतलब वो भी एक्सपायर हो गया या वो मना कर देता है तो जो ग्रेजुएटी रहेगी उसका क्या होगा, द ग्रेजुएटी शेल बी पेड, उसको किस अनुसार में पेड की जाएगी। तो वो उसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर मान लो उसने इफ़ देयर इज़ 1 और मोर सर्वाइविंग मेंबर, एक से ज़्यादा सर्वाइविंग मेंबर है उसके
जो कि क्लास नंबर 1 से लेकर 5th तक था। जैसे मैंने फैमिली के बारे में जब बताया था तब मैंने उसको एक अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। तो 1 से लेकर जो 5 के जो ग्रुप रहेगा, इनमें के जो मेंबर्स के नाम रहेंगे उनको इक्वली शेयर डिवाइड किया जाएगा। एक से ज़्यादा अगर सर्वाइविंग नाम दिए हो, मान लो इसमें से 1 दिया, 3rd दिया, 4 दिया, तो इन तीनों में जो है इक्वली डिवाइड किया जाएगा। 2 और 3 4 5 का नाम नहीं दिया था तो उनमें इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा। और इफ़ देयर इज़ नो सच सर्वाइविंग मेंबर, अगर उसका कोई इन पाँचों में से कोई भी सर्वाइविंग मेंबर नहीं है स्पेसिफाइड इन द क्लॉज है, ये जो दिए हैं पाँचों में से, बट देयर आर 1 और मोर मेंबर स्पेसिफाइड इन द 5 से लेकर 6 से लेकर 11 तक जो दिए हुए हैं, इनमें एक से ज़्यादा सर्वाइविंग मेंबर है, तो उस कंडीशन में जो भी सर्वाइविंग मेंबर रहेंगे उनको सभी को इक्वल में शेयर डिवाइड किया जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो अगर मान लो 1 से लेकर 5 तक मेंबर हैं तो उनमें इक्वली डिवाइड होगा। अगर वो सारे नहीं हैं तो लेकर 6 से लेकर 11 तक जो मेंबर हैं उनमें इक्वली डिवाइड होगा, जो भी मेंबर बचे हैं उनमें। अब देख लेते हैं ये किस कंडीशन में, जब उसने नो सच नॉमिनेशन, जब उसने नॉमिनेशन नहीं दिया है तब। अगर नॉमिनेशन दिया है तो जिनका नॉमिनेशन है डेफिनेटली ऑब्वियसली उनको ही मिलेगा वो। सेकंड नंबर दिया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट डाई आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट रिसीविंग द ग्रेजुटी, एम्प्लॉय रिटायर हुआ और 1 महीने के बाद अगर उसकी डेथ हो गई जबकि उसको ग्रेजुटी का अमाउंट मिला नहीं था, तो क्या होगा, ग्रेजुटी शेल बी डिसबर्स टू द फैमिली इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सब रूल नंबर 1 के अनुसार। जो ग्रेजुटी दी जाएगी वो उसके अनुसार दी जाएगी, ये जो सब रूल नंबर 1 इसके अनुसार। और थर्ड में दिया हुआ है द राइट ऑफ फीमेल मेंबर, जो फीमेल मेंबर का जो अधिकार रहेगा ऑफ द फैमिली, या फिर दैट ऑफ अ ब्रदर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट का भाई हु डाई वाइल इन सर्विस, जो वाइल सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है या आफ्टर रिटायरमेंट, टू रिसीव द शेयर ऑफ ग्रेजुटी का शेयर रिसीव करने के लिए शेल नॉट बी इफेक्टेड, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ़ अगर मान लो फीमेल मेंबर जो है रिमेरिज कर लेता है या फिर ब्रदर जो उसकी 18 ईयर की एज अटेन कर लेता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड बिफोर रिसीविंग हर या हिज शेयर ऑफ द ग्रेजुटी, जो उसका अगर भाई है तो उसका शेयर या फिर जो फीमेल एम्प्लॉय है उसका शेयर में कोई इफेक्ट नहीं होगा उस कंडीशन में। जहाँ पर ग्रेजुटी इज ग्रांटेड अंडर रूल नंबर 22 के अनुसार ग्रेजुटी दी जाती है, और अगर वो फैमिली मेंबर माइनर है कि उस कंडीशन में उसका एक गार्जियन रहेगा जिसको कि उस बिहाफ ऑफ द माइनर फैमिली मेंबर उससे गार्जियन को वो अमाउंट दिया जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक पेमेंट ऑफ माइनर शेयर का जो रहेगा, जो उसका नेचुरल गार्जियन रहेगा, माइनर्स का जो नेचुरल गार्जियन की एक डेफिनेशन है कि कौन नेचुरल गार्जियन रहेंगे तो उसको दिया जाएगा। और अगर मान लो नेचुरल गार्जियन नहीं है तो उस कंडीशन में जो किसको गार्जियन किया जाएगा, जो भी व्यक्ति जो उसके लिए गार्जियन के लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, सर्टिफिकेट ऐसा रहेगा कि हाँ मैं इसका और कोई नहीं होने के कारण मैं इसका गार्जियनशिप लेता हूँ, और उसका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, उसे गार्जियन मान लिया जाएगा। और नेचुरल गार्जियन जो है वो तो है ही। इसमें 2 नंबर दिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, अगर नेचुरल गार्जियन नहीं है तो द पेमेंट ऑफ 20%। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो ये नेचुरल गार्जियन नहीं है उसके, ठीक है, तो 20% जो नेचुरल गार्जियन का मतलब जो उसका ग्रेजुटी का शेयर रहेगा वो क्या किया जाएगा, विदाउट प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट बिना प्रोड्यूस किए ही उसे 20% अमाउंट दे दिया जाएगा। बट लेकिन जो 80% अमाउंट रहेगा वो जब तक इंडेमिनिटी बॉन्ड नहीं भराया जाएगा इन प्रोफार्म ए तब तक उसे बैलेंस का अमाउंट का नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वो गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट नहीं देता। मतलब 20% डिसबर्स कर दिया जाएगा और 80% रोक लिया जाएगा जब तक कि उसको इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ साथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। द शेयर ऑफ ग्रेजुटी पेएबल टू द मेंबर ऑफ फैमिली हु डाइज एंड बिकम डिस्क्वालिफाइड बिफोर रिसीविंग एक्चुअल पेमेंट, जो शेयर रहेगा ग्रेजुटी का ऐसे मेंबर को पेएबल है जो कि डेथ हो जाती है या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है बिफोर रिसीविंग एक्चुअल पेमेंट, ग्रेजुटी का जो पेमेंट मिलने से उससे पहले ही अगर हो जाता है तो शेल बी डिस्टर्ब इक्वली अमंग द रिमेनिंग मेंबर, जो रिमेनिंग मेंबर रहेंगे उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि क्लास बी ऑफ सब रूल नंबर 1 का ऑफ 24 का जो है उसके अनुसार। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी शेल असर्टेन, जो डिस्बर्सिंग अथॉरिटी रहेगी वो ये क्या करेगी, निश्चित करेगी, सर्टेन करेगी कि बिफोर मेकिंग एक्चुअल पेमेंट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट ग्रेजुटी,
जो भी एक्चुअल पेमेंट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के, तो द फैमिली हुज फेवर द सेंक्शन वाज इशू, जिसके लिए सेंक्शन इशू किया गया था, हैव कंटिन्यू टू क्वालिफाई। अगर नहीं होता है तो इफ़ एनी ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक डेथ हो जाती है, द फैक्ट जो रहेंगे शेल बी रिपोर्टेड, जो फैक्ट जो इमीडिएटली रिपोर्ट किए जाएंगे द सेंक्शन अथॉरिटी को, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड रिवाइज़ करना है उसके अनुसार नया जो है रिवाइज़ किया जाए सेंक्शन लेटर को, और जो रिमेनिंग मेंबर का नाम लिख के उसे किया जाएगा। मतलब जैसे ही उसको पता चलता है वो उसको अनुसार उसको सेंक्शन जो अथॉरिटी सेंक्शन लेटर है उसको चेंज कर दिया जाएगा उसमें। डिवायरिंग ए पर्सन फ्रॉम रिसीविंग ग्रेजुटी, ग्रेजुटी रिसीव करने से किसी को मना कर देना है, उसे बाहर कर देना। उसकी क्या कंडीशन है कि अगर कोई एम्प्लॉई कोई व्यक्ति है जो कि पाया जाता है किस कंडीशन में कि ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का मर्डर करने के लिए जो में उसे कन्विक्ट किया जाता है, ऑफेंस में उसे मर्डर में उसे कन्विक्ट किया जाता है, या फिर अबेटिंग इस टाइप का जो भी ऑफेंस है उसको कमिट करने के लिए उसमें अबेटिंग किया उसने, मतलब उसको उकसाया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि द ग्रेजुइटी जो मिलनी चाहिए थी उसकी, जो एलिजिबल एम्प्लॉय था उसको नहीं मिलके उसकी एम्प्लॉय को उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब उसे नहीं दी जाएगी जब तक कि उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कंक्लूजन नहीं आता। सॉरी, जो केस चल रहा था उसके ऊपर उसका जब तक कंक्लूजन नहीं आता तब तक उसको सस्पेंडेड रखा जाएगा, और उस अमाउंट को अगला जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको दे दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो उसको सस्पेंड रखा जाएगा। जहाँ पर ऑन कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल अकॉर्डिंग सब रूल नंबर 1 द पर्सन कंसर्न, जो पर्सन है वो कंसर्न रहेगा, इज कन्विक्टेड फॉर मर्डर के लिए कन्विक्ट किया है, या अवेटिंग इन द मर्डर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के मर्डर के लिए उसने अवेट किया, उसको उकसाया, ही शेल बी डिबार्टेड, उसे मना कर दिया जाएगा फ्रॉम रिसीविंग द शेयर ऑफ ग्रेजुटी शेल बी पेएबल टू द अनदर, जो एलिजिबल मेंबर है उन्हें वो दिया जाएगा। और अगर इज इक्विटेड, अगर वो बरी कर दिया जाता है बाइज्जत उसे बिना किसी चार्ज के, उस कंडीशन में उसका अमाउंट जो है उससे बाद में पे किया जाएगा। द प्रोविजन सब रूल नंबर 1 एंड सब रूल नंबर 2 शेल ऑल्सो अप्लाई टू अनडिसबर्स ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी डिस्पर्स नहीं की थी उसमें भी यही रूल लागू होगा। लैप्सेज ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जो रिटायरमेंट की ग्रेजुटी उसका लैप्स किस कंडीशन में होता है वो, तो उसमें लैप्सेज होने की कंडीशन ये है कि अगर एम्प्लॉय ने नॉमिनेशन नहीं दिया है, ठीक है, विदाउट रिसीविंग एन अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी लीव बिहाइंड नो फैमिली, अगर वो बिना रिसीविंग ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव किया डेथ हो जाती है और कोई फैमिली मेम्बर को नहीं छोड़ता है, और उसने कोई नॉमिनेशन भी नहीं दिया था उस कंडीशन में, अगर उसने नॉमिनेशन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में वो लैप्सेज होती है, और द नॉमिनेशन मेड बाय हिम, और उसने जो नॉमिनेशन दिए थे डज नॉट सब्सिस्ट, और वो मना कर देते हैं या वो नहीं लेते हैं, द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी शेल बी अंडर रूल नंबर 22 सेल लैप्सेज टू द गवर्नमेंट, वो लैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट के पास। और बशर्ते इसके लिए क्या है, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट दैट ग्रेजुटी या फिर रिटायरमेंट ग्रेजुटी शेल बी पेएबल टू द पर्सन इन हुज फेवर ऑफ, और अगर मान लो उस कंडीशन में लैप्सेज होने की कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति ससेशन सर्टिफिकेट लाता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ से बना के, तो उसको वो अमाउंट दे दिया जाता है। मतलब अगर या तो ससेशन सर्टिफिकेट ले आया, नहीं तो अदरवाइज वो लैप्स हो जाती है। अब इसमें ले लेते हैं सुपर एन्युएशन ग्रेजुटी। ये भी एक ग्रेजुटी का टाइप है, जैसे रिटायरमेंट का सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट, वैसे ही सुपर एन्युएशन ग्रेजुटी होती है। तो सुपर एन्युएशन ग्रेजुटी कब मिलेगी, जब रूल नंबर 22 के हिसाब से द गवर्नमेंट हो रिटायर एट द अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, सुपर एन्युएशन की जो एज रहेगी 60 है तो 60, 58 है तो 58, या 62 है तो जो भी रहेगी, जैसे डॉक्टर्स की एज है 65 तो वो सुपर एन्युएशन एज माना जाएगा 65। इन सर्विस एक्सटेंडेड रूल बियॉन्ड सुपर एन्युएशन, तो उस समय जो ग्रेजुटी मिलेगी उसको सुपर एन्युएशन ग्रेजुटी मिलेगा बोला जाएगा। इनवैलिड ग्रेजुटी, अगर कोई एम्प्लॉई है जो बॉडीली इन्फर्मिटी या एनी मेंटली इन्फर्मिटी के कारण अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये तो विथ रूल नंबर 6 ऑफ CCS इम्प्लीमेंट NPS के अनुसार रूल नंबर 16 के अनुसार उसे जो है इनवैलिड ग्रेजुटी दी जाएगी, या फिर हु एक्सरसाइज, और जिसने एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज किया था
या फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था उसकी सर्विस में, अगर उसे रूल नंबर 10 के अनुसार इनवैलिड बेनिफिट ऑफ एनपीएस का उसे दिया जाएगा। तो इन दो के अनुसार उसे इनवैलिड ग्रेजुटी का बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो परमानेंटली कैपेसिटेट्स हो जाता है तो। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया है कि जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन, जिसने कि ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब एक ऑप्शन दिया था, या फिर इन हुज केस द डिफ़ॉल्ट, या जिसके केस में कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था अंडर रूल नंबर 10 ऑफ CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम 22 जो कि मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था, उसके आधार पर ये मतलब ये इम्प्लीमेंट एनपीएस के बारे में उसमें गाइडलाइन थी। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसमें सारे रूल्स को देख सकते हैं, जो कि मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इस रूल के बारे में, ये रूल नंबर 10 क्या है उसमें समझ में आ जाएगा। एंड फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर CCS पेंशन रूल, अगर मान लो उसने ऑप्शन दिया है CCS पेंशन रूल 1972 के अनुसार या फिर CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन 1939 के अनुसार, तो हु इज़ द केस प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 20 ऑफ राइट ऑफ पर्सन, सेक्शन 20 राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार, जो कि सेक्शन 20 के अनुसार 49 ऑफ 2000 आर नॉट एप्लीकेबल, अगर उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। रिटायर ऑन अकाउंट ऑफ, अगर वो रिटायर होता है नहीं बॉडीली या मेंटली इन्फर्मिटी के कारण, जिसके के कारण उसे परमानेंटली इनकेपेसिटेट्स हो जाता है, तो फर्दर एक्शन विल बी टेकन, जो फर्दर एक्शन जो ली जाएगी हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा, डिसबर्स ऑफ पेमेंट बेनिफिट ऑफ अकॉर्डेंस विद द CCS रूल 1972 के अनुसार ली जाएगी, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन 1939 के अनुसार। तो इसको अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो काफ़ी उलझा हुआ सेंटेंस है। तो इसमें अगर किसी एम्प्लॉय की मतलब वो उसको परमानेंटली इनकेपेसिटेट हो जाता और उसने अगर ऑप्शन दिया है कि उसे बेनिफिट चाहिए कौन सी ओल्ड पेंशन स्कीम का, अगर क्लियरली बोला जाए तो जो कि CCS पेंशन रूल 1972 के अनुसार है, या ऑर्डिनरी पेंशन के अनुसार, अगर वो इसका बेनिफिट लेना चाहता है उसे ये बेनिफिट मिलेगा, और नहीं तो अगर वो चाहता है कि NPS के रूल नंबर 10 के अनुसार उसे बेनिफिट मिले तो उसे वो बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसके ऑप्शन के अनुसार उसे इनवैलिड ग्रेजुटी का बेनिफिट दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिटायरिंग ग्रेजुटी, रिटायरिंग ग्रेजुटी किसको बोला जाता है, तो जो ग्रेजुटी का जो क्लॉज मतलब बेनिफिट दिया जाता है वो फंडामेंटल रूल 56 के अनुसार दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ए सुपर एनुएशन, है ना, या फिर रूल नंबर 12 का एनपीएस में 2021 के अनुसार रूल नंबर 12 के अनुसार उसे ये बेनिफिट दिया जाता है। अगर मान लो वो एम्प्लॉय किसी कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस डिक्लेयर हो जाता है और अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का, तो उस कंडीशन में उसे जो रिटायरिंग ग्रेजुटी दी जाती है। ग्रेजुटी ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट, तो कंपलसरी रिटायरमेंट एक एम्प्लॉय कब होता है, जब उसे एज अ पेनल्टी उसे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बोला जाता है कि आप कंपलसरी रिटायरमेंट दे दो, या कंपलसरी उसको रिटायर कर दिया जाता है ना। तो उस कंडीशन में उसको जो है ग्रेजुटी दी जाएगी, उसका क्या रेट रहेगा, नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 से कम उसे ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी, कम से कम 2/3, उससे ज़्यादा हो सकती है 80%, 90% हो सकती है। और एक कंडीशन हो गई कि प्रेसिडेंट चाहे तो whenever the case of government servant the president pass an order, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है वेदर ओरिजिनली में या फिर अपील करने में, या इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिव्यू का जो पावर है उसके अनुसार अवार्डिंग ग्रेजुटी अवार्ड कर देता है लेस देन फुल ग्रेजुटी, फुल ग्रेजुटी से कम अगर उसे देता है, अवार्ड करता है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसे कहाँ से प्रेसिडेंट है उनको कहाँ से कंसल्ट करना पड़ेगा, यूपीएससी से। ऐसा ऑर्डर निकालने से पहले यूपीएससी से उसे उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर वो लेस देन ग्रेजुटी फुल ग्रेजुटी से कम अगर सेंक्शन करते हैं तो। इफेक्ट ऑफ डिसमिजल और रिमूवल, तो ये कब रहेगा, ये तो पेनल्टी के समय में तो इतना कर सकते हैं, लेकिन ये अगर बिना किसी पेनल्टी के या किसी और कारण से करते हैं तो उस समय यूपीएससी से कंसल्ट करना होगा। इफेक्ट ऑफ डिसमिजल या रिमूवल क्या रहेगा, डिसमिजल या रिमूवल अगर किया एम्प्लॉय को तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि डिसमिस या रिमूव होता है फ्रॉम द सर्विस एंड सेल्फ फॉर सीट हिज ग्रेजुटी, तो उसकी ग्रेजुटी को
फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, मतलब उसे नहीं दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन क्या कंडीशन डाल दी गई, अथॉरिटी कंपिटेंट अगर चाहे तो रिमूवल या डिसमिजल कर, जिसको किया है जो केस है उस केस में अगर उसको एक स्पेशल कंसिडरेशन देता है, डिजर्विंग अगर मानता है कि हाँ इस केस में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं स्पेशल, तो वो सेंक्शन कर सकता है या कंपैशनेट ग्रेजुटी। ये जो कंपैशनेट ग्रेजुटी होती है ये एक अलग टर्म है, इसका यूज़ मतलब नॉर्मल ग्रेजुटी नहीं है, कंपैशनेट है इस ग्रेजुटी, नॉट एक्सीडिंग 2/3। तो उस कंडीशन में जो अमाउंट रहेगा वो 2/3 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये क्लियर अंतर समझ लेना कि इसमें कंपैशनेट ग्रेजुटी रहेगी जो 2/3 से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो इस समय जो उसे पेनल्टी के बाद में कंपलसरी रिटायर किया है तो वो नॉट लेस देन 2/3 से कम नहीं रहेगी। ये दोनों का डिफरेंस जो है क्लियरली समझ लेना। कंपलसरी रिटायर किया नॉट लेस देन 2/3 से कम नहीं रहेगी। अगर वही उसको डिसमिजल या रिमूवल किया और उसे कंपैशनेट ग्रेजुटी दी जा रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 दे सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट में ज़रूर करें ताकि उसका आपका क्लेरिफिकेशन मिल जाए, या अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं समझा पाया तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। बेनिफिट एंड ऑन ऑब्जर्प्शन इन ऑर्डर इन या फिर और अंडर द कॉरपोरेशन और कंपनी और बॉडी। ऑब्जर्प्शन का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉई है जो कि रेलवे छोड़कर किसी और कॉरपोरेट सेक्शन में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जिसका कि सैलरी या जिसको कि फंड से उसको पेमेंट दिया जाता है, वहाँ अगर जाता है तो उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। वो रेलवे सर्विस छोड़ देता है और वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि एब्जॉर्प्शन ले लिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोवाइडेड दैट द कॉरपोरेशन या जो कंपनी है या बॉडी है टोटली अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में उसने सर्विस रेंडर की थी इन सर्विस रेंडर इन सच कॉरपोरेशन या फिर कंपनी जो मैं किया है, सेल नॉट एक्सीड द अमाउंट, उसका अमाउंट एक्सीड नहीं होगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर द एम्प्लॉय वुड हैव बीन एडमिसिबल, जो एम्प्लॉय था वो अगर रहता था गवर्नमेंट सर्वेंट में उसी में जहाँ से वो रिटायर हुआ, कंटिन्यू इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड रिटायर्ड ऑन द सेम पे ड्यू ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम दैट कॉरपोरेशन, जो जिस पे से वो रिटायर होता है उसके अनुसार उसका रिटायरमेंट ग्रेजुटी दिया जाएगा। इसमें रूल नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रोविज़न ऑफ रूल नंबर 1 शैल आल्सो अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, उन पे भी अप्लाई करेगा एंड परमिटेड टू ऑब्जर्व इन जॉइंट सेक्रेटरी, और इसमें जहाँ पर भी ज्वाइन करेगा उसके हिसाब से उसका रहेगा। इतना जहाँ पर एक गवर्नमेंट ज्वाइन एंड कॉरपोरेट कंपनी या बॉडी ऑब्जर्व बेसिस फॉर्म नंबर रिलीविंग ऑर्डर इंडिकेट द विद इन द सच गवर्नमेंट सेल ज्वाइन द कॉरपोरेशन और बॉडी। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या दिया हुआ कि द पीरियड में भी एक्सटेंडेड, एक कंपनी से मान लो रेलवे से छोड़ के वो किसी कॉरपोरेट कंपनी में जाता है, उस पीरियड में जो जिसको ज्वाइनिंग टाइम रहेगा उस टाइम से ज़्यादा टाइम अगर वो ले लेता है ज्वाइन करने में, तो उस जो पीरियड रहेगा ज्वाइनिंग का, द पीरियड में भी उसे एक्सटेंडेड किया जा सकता है बाय रीजन बिहाइंड द कंट्रोल। अगर वो रीज़न ऐसा था कि जो एम्प्लॉय के कंट्रोल से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर का था, तो शेल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और उसे एक्सटेंड, उसे छूट दे दी जाएगी उस पीरियड की। एंड डेट ऑफ रिलीफ, जो जिस डेट को रिलीव किया था उसको उन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, और बी रेगुलराइज बाय ग्रांट ऑफ लीव ड्यू, उस पीरियड को लीव देकर ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर कोई लीव नहीं है तो द पीरियड, उस पीरियड को क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ये है कि उसका जो रीज़न होना चाहिए वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट का होना चाहिए। द रिलीविंग अथॉरिटी बिफोर प्रोसेसिंग द केस फॉर सेंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिलीविंग अथॉरिटी है वो बिफोर प्रोसेस करने से पहले सेंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट शैल असर्टेन, वो ये सुनिश्चित करेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय द रेलवे सर्वेंट इन द कॉरपोरेट बॉडी, जो कॉरपोरेट बॉडी में उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, एंड एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, और रेजिग्नेशन एम्प्लॉय का वो उससे पहले का हो जाना चाहिए, ज्वाइनिंग से पहले उसका रेजिग्नेशन हो जाना चाहिए, ये चीज़ की वो सुनिश्चित करेगा। नो लीन, अब इसमें एक टर्म का यूज़ हुआ दोस्तों, लीन। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब ये हुआ कि एक
एम्प्लॉई है जो इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा है, अगर वो कहीं डेपुटेशन पे जाता है, DFCCIL में मान लो डेपुटेशन पे चला गया, तो उसका लीन तो मतलब उसका जो लीन जो रहेगा, मतलब उसका धारक हिंदी में बोलाते हैं, वो तो रेलवे में ही रहेगा, लेकिन वो जब तक डेपुटेशन पीरियड है तब तक वो यहाँ पर काम करेगा। तो ये जो इस टाइप की जो कंडीशन बनती है उसका इसको बोला जाता है लीन। तो जो उसका लीन रहेगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल बी डिटेन इन रिलीविंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ने रिलीव किया था वहीं पर रहेगा। एंड ऑल हिज कनेक्शन, जो भी कनेक्शन रहेंगे विद द गवर्नमेंट सेल स्टैंड रिजर्व्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इन द कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट बॉडी। जहाँ पर ग्रेजुटी सिमिलर स्कीम है ग्रेजुटी की, जहाँ पर कॉरपोरेट बॉडी में गया वहाँ भी सेम सिमिलर स्कीम है। तो उस कंडीशन में क्या एम्प्लॉय के ऊपर रहेगा कि वो एम्प्लॉय चाहे तो इंटाइटल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो चाहे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, इंटाइटल रहेगा उसके लिए। कौन से ऑप्शन है? पहला है कि वो रिसीव रिटायरमेंट बेनिफिट, चाहे तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट इधर से ले ले ओके, या फिर द काउंट, वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है, मतलब उस वहाँ पर जाने के बाद भी उस पीरियड को कंटिन्यू कर लेगा बिना बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। बाद में जब रिटायर होगा तब उसका बेनिफिट लेगा। और जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑब्जर्व इन बॉडी कंट्रोल फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉय गवर्नमेंट मतलब जहाँ ऑब्जर्व किया उसने, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का अगर है उस मतलब वहाँ पर उसमें उसके अंडर में आता है, कंट्रोल में आता है, तो एन ऑप्शन अंडर क्लास बी ऑफ सब रूल नंबर 4 का जो ऑप्शन बी रहेगा, गवर्नमेंट सेल डिस्चार्ज इट्स ग्रेजुटी लाइबिलिटी बाय पेइंग लमसम अमाउंट पे करके वो लाइबिलिटी के अनुसार एज अ वन टाइम पेमेंट, एक मुश्त उससे पेमेंट कर देंगी। एंड द ग्रेजुटी लाइबिलिटी शेल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन रिटायरमेंट ग्रेजुटी फॉर सर्विंग अप टू डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दैट बॉडी। जो ग्रेजुटी रहेगी वो कैपिटल कब तक की जाएगी? डेट ऑफ ऑब्जर्प्शन से पहले तक का उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा। द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शेल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 15 ऑफ NPS का रूल नंबर 15 है, उसके अनुसार जो है डिटरमाइन किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एक्सप्रेशन बॉडी मीन्स जो ऑटोनोमस बॉडी वो रहेगा। अब इसमें रूल नंबर 33 पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी इन केस ऑफ मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है 33। इसमें दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो मिसिंग हो जाता है ठीक है, खो गया कहीं, उसका कोई पता नहीं है कि वेयर अबाउट कहाँ है वो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा जो एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर रहेंगे वो एक पुलिस में FIR करेंगे कि सो एंड सो डेट से एम्प्लॉय मिसिंग है। और इस टाइप की जो है रिपोर्ट जो रहेगी पुलिस डायरी में, डेली डायरी या जनरल डायरी में एंट्री रहेगी उसके बारे में। वो इस टाइप से जब कंप्लेंट करेगा, उस कंप्लेंट करने के 6 महीने तक भी अगर एम्प्लॉय नहीं आता है, उसकी पता किया जाता, कोशिश की जाती है, फट लगाए जाते ढूंढने के लिए, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो वो फॉर्म में ग्रांट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी की ग्रांट के लिए फॉर्म नंबर 4 फिलअप करके हेड ऑफ द ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में देगा जहाँ पर उसने लास्ट सर्विंग की थी। अब रिटायर्ड ग्रेजुटी जो सेंक्शन की जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग नॉर्मेलिटी। कौन कौन सी नॉर्मेलिटी देखी जाएगी? फॉर्मेलिटीज़ ये देखा इंश्योर किया जाए कि जो पुलिस कंप्लेंट की थी वो उस कंप्लेंट को ट्रेसेबल, मतलब कोशिश किया ट्रेस करने का, लेकिन नहीं हो पाया, मतलब उसे ढूंढ नहीं पाई अगर पुलिस ने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी, ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद में एक इंडेमनिटी बॉन्ड इन प्रोफार्मा बी में एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा, किससे? जो नॉमिनी था एम्प्लॉय का उससे, और उसकी जो ग्रेजुटी रहेगी सेल बी एडजस्टेड, वो एडजस्ट कर दी जाएगी अगेंस्ट द, अगर मान लो कोई उसका पेमेंट ड्यू है तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई है पेमेंट उसकी ड्यू है तो उसमें से एडजस्ट करके जो अमाउंट बनेगा वो उसे दे दिया जाएगा। और हेड ऑफिस सेल प्रोसेस द केस इन फॉर्म नंबर बी, ग्रांट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी उसे दे दी जाएगी। और द रिटायरमेंट ग्रेजुटी शेल बी पेड टू द फैमिली, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो पे की जाएगी विद इन द 3 मंथ ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करने का, मतलब 6 महीने के बाद अप्लाई करेगा, उसके 3 महीने बाद उसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी दे दी जाएगी। और जो भी ड्यू वगैरह रहेंगे उसको डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट रहेगा वो दे दिया जाएगा। एंड शेल बी पेड इन PF, अगर मान लो 3 महीने ज़्यादा का टाइम लगता है उसको डिसबर्समेंट में, तो उसे क्या किया जाएगा, उस PF जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगा के उसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा। और द डिफरेंस बिटवीन द डेथ ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी का डिफरेंस जो रहेगा शेल बी पेबल आफ्टर द एम्प्लॉय। अगर मान लो 7 साल तक नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी दी थी, लेकिन उसको ये मान लिया जाएगा कि 7 साल में अगर वो एम्प्लॉय नहीं मिला तो उसे एज ए डेड या उसका मृत घोषित कर दिया जाएगा और उसकी फिर डेथ ग्रेजुटी दी जाएगी जो कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी से ज़्यादा रहेगी। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी मान लो 5 लाख मिली थी और उसकी डेथ ग्रेजुटी बन जाती है 10 लाख रुपए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 5 लाख रुपए वो उसको 7 साल के बाद दिया जाएगा, जो भी उसके नॉमिनी है उसको। हेड ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग जो भी ड्यू है उसको अगेंस्ट द ग्रेजुटी के अगेंस्ट में से उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा और बाकी की अमाउंट उसे दे दी जाएगी। तो ये था दोस्तों रूल नंबर 33। इस वीडियो में मैंने 22 से 33 तक कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवरेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे डिटर्मिनेशन एंड अथोराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का अमाउंट जो रहेगा उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और प्रोविजनल ग्रेजुटी जो होती है अगर मान लो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, D&A आरक्षण चल रहा है या कोई सिविल कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में जो प्रोविजनल ग्रेजुटी मिलती है वो किस तरह मिलती है, कि उनको इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से कहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके किसी प्रकार से उपयोगी साबित होती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इन रूल्स की जानकारी रखना एक एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह पढ़ते रहिए और कमेंट्स वगैरह करते रहिए अगर कुछ डाउट रहता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।